आज हम कूलाम के नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो कूलाम का नियम है वो ये बताता है कि यदि दो आवेश हैं और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो वो एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे, यानी कि वो जो बल लगेगा वो या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, और जो बल का मान है वो किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। तो पहला नियम जो है वो कूलाम का नियम है। अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि कूलाम का नियम क्या है तो आप कहेंगे कि कूलाम का नियम जो है दो आवेशों के बीच में आकर्षण, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो मान है वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ ले लें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब भी हम यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक लगाया जाता है जिसे हम K कहते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें सर्वप्रथम ये समझना है कि जो Q का मान K का मान है वो किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। तो K के मान को ज्ञात करने के लिए हम Q1 बराबर Q2 और इज इक्वल्स टू लेते हैं 1 कूलाम, R इज इक्वल्स टू 1 मीटर। जो नियतांक होता है वो हमें ये बताता है कि जो आवेशों के बीच में माध्यम है उस माध्यम की प्रकृति कैसी है, वो इन दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को किस तरीके से प्रवाहित करता है। तो उसका प्रभाव क्या है उसको ज्ञात करने के लिए हमने एक नियतांक लगाया के, और फिर हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन दी कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 1 कूलाम एंड R इज इक्वल्स टू 1 मीटर। दैट मीन्स टू चार्जेज separated by 1 meter distance and the value of the charges is equals to 1 coulomb. Then we find the force F is equals to 9 into 10 to the power 9 Newton. कितना बल आया? F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी कि यूनिट वैल्यू जब हम आवेश की लेते हैं और उनके बीच में यूनिट दूरी रखते हैं तो जो फोर्स मिलता है दो आवेशों के बीच में वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मिलता है। इसी को डिजाइन करने के लिए हमने K के स्थान पर K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट वैल्यू रख दी, यानी कि इसी का मान कितना होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब हम ये जानते हैं कि जो दो आवेश हैं उनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कब होगा। तो जब भी आवेश समान प्रकृति के होते हैं, यानी कि वो या तो धन धन होंगे या ऋण ऋण होंगे, तो उनके बीच में जो बल होगा वो प्रतिकर्षित बल होगा। और जब एक आवेश धन और दूसरा ऋण होगा तब उनके बीच में जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा। तो माना ये दोनों ही आवेश धनात्मक हैं तो बल देखिए किस तरीके से लगेगा। यहाँ पर ये बल इसी लाइन को जो ज्वाइन करता है, जो लाइन उसके आउटवर्ड होगा, इस बल को हम नाम देंगे 2F1 और इसकी दिशा होगी Q1 से Q2 की ओर। उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, 1 2 लिखेंगे क्योंकि 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है, और यूनिट वेक्टर ये लिख देंगे। इसी प्रकार Q1 पर कितना बल लगेगा, बल का मान होगा 2F1 और इसकी दिशा ये होगी Q2 से Q1 की ओर। इसके लिए हम एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर यूज करेंगे 2 1। तो ये बलों की दिशा है। अगर ये प्लस और माइनस होते तो फिर इस तरीके से होता है Q1 Q2 और इनमें जो बल लगता वो इस तरीके से लगता, एक प्लस होता एक माइनस होता, तो बल का मान इस तरीके से लगता, यानी कि F121 इस तरीके से होता और F12 इस तरीके से होता। अब हम आगे ये पढ़ते हैं कि जो कूलाम का नियम है उसका सदिश रूप क्या है। सदिश रूप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बल उनके बीच में लग रहा है, बल एक सदिश राशि है और हमें ये जानना जरूरी है कि जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी। तो सदिश रूप को जानने के लिए हम दो बिंदु आवेश लेते हैं, एक है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। Q1 Q2 पर जो बल लगाएगा उसकी दिशा बाहर की ओर होगी F21। इसको हम एकांक सदिश R12 से दिखाएंगे। ऐसे ही Q2 Q1 पर जो बल लगाएगा उसकी दिशा इस तरफ बाहर की ओर होगी और इसकी दिशा के लिए एकांक सदिश लेंगे R21। सदिश रूप ज्ञात करना है कूलाम के नियम के अनुसार फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि
Q2 पर Q1 के कारण कितना बल लगेगा, तो ये बल F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इनके बीच की जो दूरी है वो R है, R स्क्वायर, और इसकी दिशा हम दिखाएंगे 1 2 यूनिट वेक्टर से। इसी प्रकार फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दिशा होगी R21, यानी कि ये दिशा 2 से 1 की ओर होगी। इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक रिलेशन जानते हैं, R12 इज इक्वल्स टू R21। ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं, एकांक सदिश हैं, और एकांक सदिश की विशेषता ये होती है कि इसमें दिशा होती है, लेकिन इसका जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा एक होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि R12 इज इक्वल्स टू माइनस R21, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, लेकिन इनके मान बराबर हैं। अगर ये मान हम इन दो इक्वेशन में रख देते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद हमारे पास वैल्यू बचती है F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। उनके सारे के सारे मान बराबर थे, केवल उनमें अंतर है दिशा का। और इससे एक चीज ये सिद्ध हो जाती है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं, किंतु वो बल एक दूसरे के विपरीत होंगे। और इसी इक्वेशन से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, F12 प्लस F21 इज इक्वल्स टू 0। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए, या ये वाला पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21, और या ये पूछा जाएगा F12 प्लस F21 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो सदिश रूप है उससे ये सिद्ध होता है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं और उनकी दिशा सदैव एक दूसरे के विपरीत होती है, और दोनों बलों का जो योगफल होगा वो सदैव शून्य होता है, 0 होता है। अब हम कूलम्ब्स के लॉ का वेक्टर फॉर्म अभी हमने देखा था, वेक्टर फॉर्म ही है, लेकिन जो आवेश हैं वो आवेश एक सीधी रेखा में न रखते हुए किसी निर्देश फ्रेम में रखे गए हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखे गए हैं, और उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पोजीशन वेक्टर हमें दिए गए होंगे। इस तरीके से इसे लेते हैं, ये कोई निर्देश फ्रेम है x o y। इस निर्देश फ्रेम में जो चार्जेस हैं वो Q1 Q2 की पोजीशन इस तरीके से है R1, और इसकी पोजीशन है R2। Q1 Q2 की पोजीशन है R1 एंड R2। अब पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं और हमें इनके बीच में बल निकालना है। अगर आप इसको सही तरीके से समझ सकते हैं तो जो कूलाम का नियम है वो हमें बताता है कि दो आवेशों के बीच जब हम बल निकालते हैं तो उसमें उनके बीच की दूरी चाहिए होती है। यहाँ पर जो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है, यानी कि जितना कुछ आपको दिमाग लगाना है वो केवल इसी चीज पे लगाना है कि इन दो आवेश के बीच में हमें डिस्टेंस मिल जाए, इनके बीच में कितनी दूरी है। और वो दूरी निकालने के लिए 11th क्लास का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। दो वेक्टर हैं, उन दो वेक्टर में त्रिभुज के नियम का अगर हम प्रयोग करते हैं, ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं, एडिशनल ट्राइंगल लॉ, तो इनके बीच की दूरी या तो R2 माइनस R1 मॉड होगी, या ये दूरी R1 माइनस R2, इनमें से कोई भी हो सकती है। लेकिन कब कौन सी दूरी होगी उसके लिए ये समझते हैं। अगर वेक्टर की दिशा इस साइड है, Q1 से Q2 है, तो डायरेक्शन आएगी R2 माइनस R1, और अगर दिशा Q2 से Q1 है तो वेक्टर आएगा R1 माइनस R2। और मॉड का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस तो बराबर है, यानी कि उसका मान तो बराबर है, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं। मॉड में नेगेटिव और पॉजिटिव का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और इससे यह पता लगता है कि इन दोनों का जो मापांक है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल है। तो डिस्टेंस मिल चुकी है। अब हमने जैसे पहले किया था, इन दोनों को भूल जाइए, वैसी फिगर हम बनाए। ये डायरेक्शन है F21 की और ये डायरेक्शन है F12 की। यहाँ यूनिट वेक्टर लिया गया था R21, यहाँ यूनिट वेक्टर लिया गया था R12। उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब जहां डिस्टेंस आनी है वहां पे कौन सी डिस्टेंस आएगी, यहां से यहां लिया जा रहा है, तो यहां पे डिस्टेंस आएगी R1 माइनस R2 और मॉड स्क्वायर, और डायरेक्शन वेक्टर अभी भी हम क्या ले रहे हैं R21।
फिर इसे सॉल्व करते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है उस वेक्टर की वैल्यू अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। मान लीजिए कहीं पर एक वेक्टर है आपके पास R, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर होता है। इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहां पर हमारे पास वेक्टर है R1 माइनस R2, तो यहां पे वैल्यू आएगी R1 माइनस R2 अपॉन इसका मॉड, तो मॉड है R1 माइनस R2 मॉड ऑफ, ये वैल्यू हो गई R21 की। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू हुई R12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 मॉड स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 R2। इन दोनों को अगर देखें स्क्वायर और ये तो यानी क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू हुई F12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड क्यूब R1 माइनस R2, ये वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से वैल्यू आई सॉल्व करने के बाद। F12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 होल क्यूब R1 माइनस R2, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, यानी उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे F21 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आएगा, यहाँ पर R2 माइनस R1 आएगा और सारी की सारी वैल्यू यही रहने वाली है। तो फाइनली हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड होल क्यूब R1 माइनस R2। सिमिलरली F21 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड होल क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर, equation number 1, equation number 2. So this is the vector position vector form of the Coulomb's law. अगर इसके बाद हम इसे फिर सॉल्व करते हैं तो हमारे पे कंडीशन आती है R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू माइनस R2 माइनस R1। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी सेम है परंतु इनकी दिशाएं अलग अलग, डायरेक्शन चेंज है। और यही इक्वेशन अगर इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 1 2 3 से अगर हम देखें तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इस तरीके से मिलेगी F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। वंस अगेन वही रिजल्ट मिला जो थोड़ा देर पहले हमने प्रूव किया हुआ था, और यहाँ से फिर हम ये फाइंड कर सकते हैं F12 इज इक्वल प्लस F21 इज इक्वल्स टू 0।